एक दफा का जिक्र है, एक लड़का जिसका नाम रवि हुआ करता था। वो गांव से शहर अपनी पढ़ाई करने के लिए आया। वो गांव के माहौल से हटकर शहर के माहौल को देखकर थोड़ा सा घबराया। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, हेलो, मेरा नाम रवि है और मैं इस क्लास में नया स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। इसकी बोली और इसके कपड़ों से ऐसा लग रहा है कि ये पक्का गांव से आया है पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर। उसने उनका जवाब न दिया और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। कॉलेज के बाद उसको एक लड़का मिला। हेलो, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? मेरा नाम रवि है। चलो जल्दी से कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हाँ, बिल्कुल, चलो दाल चावल खाने चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, मैंने दाल चावल नहीं खाए। मुझे अब बहुत भूख लग रही है, चलो चलते हैं। अरे यहाँ पर दाल चावल नहीं खाए जाते, यहाँ पर पिज्ज़ा, बर्गर, शवारमा जैसी चीज़ें खाई जाती है। चलो आज मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, यकीनन तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलो अब मेरे साथ चलो। फिर वो उसके साथ पिज़्ज़ा खाने चले जाता है। जैसे ही वो पिज़्ज़ा खाता है, उसको ऐसे लगता है जैसे वो जन्नत में चले गया है। अब वो लोग रोज़ पिज़्ज़ा खाया करते थे, अब उसको भी पिज़्ज़ा बनाना आ गया था। एक दिन वो अपने दोस्त से कहता है, मुझे पिज़्ज़ा बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। तुमने मेरे हाथ का पिज़्ज़ा खाया है, क्यों ना हम पिज़्ज़ा का स्टॉल लगाएं। जब वो दोनों ये बात कर रहे होते हैं, तभी एक लड़का आ जाता है जिसने उस दिन उसका मजाक कराया था। अगर हिम्मत है तो दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाओ, और अगर तुमने बना लिया तो मैं तुम्हारे पैर पकड़कर माफी मांगूंगा। मुझे ये चैलेंज मंजूर है और तुम्हें पाँव पकड़कर माफ़ी मांगनी होगी। मुझे सिर्फ कुछ दिनों का वक़्त दो और मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाऊंगा। लेकिन हम सब ये कैसे करेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा। फिक्र मत करो मेरे दोस्त, इस सब में मेरे गांव वाले मेरा साथ देंगे। वो इन शहर वालों की तरह नहीं होते। गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा नरम दिल होते हैं। चलो मेरे गांव चलते हैं। फिर वो दोनों गांव चले गए। उसके गांव वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसका साथ दिया दुनिया का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो 7 दिन रात मेहनत करने की वजह से उनका पिज़्ज़ा बन चुका है। उसके दोस्त रवि ने मीडिया वालों को बुला लिया था और मीडिया वालों ने ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तभी एक बड़े से होटल के मालिक की कॉल आती है। उन्होंने इनको कहा कि वो पिज़्ज़ा बना कर देंगे, तो उन्होंने हामी भरी और वो बहुत ज़्यादा करोड़पति बन गए। और जो उस पर हंसा था, उसने पाँव पकड़कर उससे माफ़ी मांगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शहर में एक स्कूल हुआ करता था। वहाँ पर 2 दोस्त पढ़ा करती थी। उनमें से एक दोस्त किसी से ज़्यादा बात नहीं किया करती थी। कल शाम 7 बजे मेरी बर्थडे पार्टी है, क्या आप मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगी? क्योंकि मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी में देखना चाहती हूँ। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। क्या कल आप मेरी बर्थडे पार्टी पर आ सकती हैं, अगर आपके पास वक़्त हो तो? अरे ये क्या बात हुई? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर कौन नहीं जाता? मैं यकीनन आऊँगी। अगर मेरे पास वक़्त ना भी होता तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तुमने पार्टी का टाइम बिल्कुल ठीक रखा है, 7 बजे मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। तुम अपना एड्रेस लिख देना मेरी डायरी पर। इतने में स्कूल की बेल हो जाती है और पिंकी अपने घर चले जाती है और वो अपना पसंदीदा जोड़ा पहन लेती है और पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसको क्या मालूम था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसने अपनी अम्मी जान से इजाज़त ली और वहाँ से चले गई। जब वो वहाँ पर पहुँची तो देखा सारी तैयारियाँ मुकम्मल है और उसकी दोस्त उसका इंतज़ार कर रही है। आओ मेरी दोस्त। ओह, तुम आ
ही गई, तुम्हारा शुक्रिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी तो मैं कैसे ना आती। चलो, तुम्हें मेरा ही इंतज़ार था। मैं आ गई हूँ तो बर्थडे पार्टी शुरू करते हैं और केक काटते हैं। जल्दी करो, तुम्हारी मॉम नहीं नज़र आ रही। वो बात ये है कि मेरी मॉम अभी तक ऑफिस से घर नहीं आई। तुम कुछ देर इंतज़ार कर लोगी, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे भी आंटी के बगैर बर्थडे पार्टी शुरू नहीं हो सकती। तुम आराम से जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, और अपनी मॉम को ऑफिस से लेकर आओ। 1 घंटा गुजर चुका था लेकिन उसकी सहेली भी वापस नहीं आई थी और उसकी सहेली की मॉम भी नहीं। अब उसे परेशानी होने लगी। वो घर से बाहर निकली तो उसे एक औरत दिखी जो उसकी सहेली की पड़ोसन थी। उसने उसे अजीबोगरीब नज़रों से देखा और कहा, ये लड़की तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ। फिर वो औरत उसको एक ऐसी बात बताती है जिसको सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो तो आज से 1 साल पहले अपनी माँ के साथ रहा करती थी। एक दिन उसका बर्थडे था और वो अपनी माँ को बुलाने उसके ऑफिस गई थी। वापसी पे उसका एक रेल के नीचे आकर इंतकाल हो गया और उसकी माँ ये सदमा सह न सकी और उसने भी दूसरी रेल के नीचे आकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो आज के बाद किसी को भी ये बात बताने से डरती रही। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक आदमी रहा करता था जिसको अपने लिए 3 नौकर चाहिए थे। एक जो उसके खेतों की रखवाली करे, दूसरा जो उसकी बूढ़ी माँ की ख्याल रखे जो अक्सर बीमार रहा करती थी, और तीसरा जो उसकी भैंसों को हर वक्त चारा डालता रहे और उनका अच्छे से ख्याल रखे लेकिन 1 रुपया भी सैलरी ना ले। मालिक, मैं आपके लिए 3 ऐसे नौकर लेकर आया हूँ जो सैलरी भी न ले और आपका काम भी कर दें। साथ वाले गांव में 3 भाई रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। हा, ये तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी खबर सुनाई है। मैं अभी साथ वाले गांव में जाता हूँ और उन 3 भाइयों को लेकर आता हूँ। फिर वो आदमी उन 3 भाइयों को ढूंढने के लिए चले जाता है। तभी उन्हें दूर से 3 भाई बातें करते दिखते हैं। नहीं घोड़ा नहीं, ये मेरा घोड़ा है। मेरा है। उनमें से एक भाई बोलता है, रुको रुको भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। हम ऐसा करते हैं, घोड़े के 3 हिस्से कर लेते हैं। घोड़े का मुंह तुम ले लेना और घोड़े की टांगे मेरा छोटा भाई ले लेगा और मैं घोड़े का जिस्म ले लूंगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये आपने ठीक कहा लेकिन मैं घोड़े का मुंह नहीं लूँगा, मैं उसकी टांगे लूँगा और घोड़े का मुंह आप इसको दे देना वरना मुझे चारा खिलाना पड़ेगा उसको। वो आदमी उन 3 बेवकूफ़ों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें उन घोड़े के पैसे देगा अगर वो इसे बेच देंगे, लेकिन वो आदमी इनके साथ धोखा कर देता है और इनसे कहता है कि ये सारे घर के काम करेंगे तो ही ये इनको उनका घोड़ा देगा। एक दिन वो आदमी काम से कहीं बाहर चले जाता है और उसके नौकर घर पर उसका सारा काम कर रहे होते हैं। उनमें से एक उसकी बूढ़ी अम्मा का ख्याल रख रहा था। तभी उसके इर्द गिर्द मच्छर आने लगे तो वो उनको मारते मारते उसकी अम्मा को जान से मार देता है। उसका दूसरा बेवकूफ़ भाई और नौकर उसके भैंसों की रखवाली कर रहा होता है लेकिन उसको चारा खिलाना बहुत बुरा लगता था। उसने उसकी भैंसों का सिर काटकर खेतों में लगा दिया ताकि वो भैंसें उन खेतों में से चारा खुद ही खा लें और कहीं भागे भी ना। और उसका तीसरा भाई बहुत ज़्यादा पागल था और उन्हीं की तरह
कामचोर था। जब वो उन्हें आराम करते देखता है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो इन फसलों को कैसे पकाए। तो वो उन फसलों में आग लगा देता है और बहुत खुश होता है कि उसका मालिक उसको इनाम देगा। वो नौकर जाकर सो जाता है, लेकिन जब उसका मालिक घर आता है तो वो अपनी माँ को मरे देख और उसकी भैंसों का सिर कटे देख और उसके खेत का जलाया हुआ देखकर बहुत रोता है और वो अपनी गलती पर बहुत पछताता है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी बीमार हो गई थी। अब उसने सोच लिया था कि वो अपनी बीवी की सोने की चेन को बेचकर उसका इलाज कराएगा। मैं सोने की चेन को बेचकर इसका इलाज कराऊंगा, कल मैं शहर जाऊंगा। उसी गांव में एक चोर रहा करता था जो लोगों की चीज़ें चुराया करता था। उसको जो भी हाथ लगे वो उसको चुरा लिया करता था। अब यहाँ पर चोरी करने के लायक कुछ नहीं रहा। ये गांव तो गरीब हो चुका है। इस गांव में सब लोग गरीब रहते हैं। मुझे सुबह ही दूसरे शहर जाना होगा। बूढ़ा आदमी चल देता है शहर जाने के लिए। तभी वो चोर उसको देख लेता है। उसकी जेब में सोने की चेन है। वो उसके पास जाकर कहता है, क्या आप शहर जा रहे हैं? मुझे भी अपने साथ शहर ले जाएं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी शहर जा रहे हो और मैं भी। अब हम दोनों इकट्ठे शहर जाएंगे और बातों बातों में ही सारा सफ़र गुजर जाएगा। शुक्रिया बेटा। फिर वो बूढ़ा आदमी और वो चोर चल देते हैं। बूढ़े आदमी को थोड़ा शक होता है क्योंकि वो आदमी उसके सोने के हार को देख रहा था। बाबा जी, एक गेम खेलते हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा और आपको उस सवाल का जवाब हाँ में देना होगा, और अगर आपने उस सवाल का जवाब ना में दिया तो आप झट हार जाएंगे और आपको मुझे सोने का हार देना होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तो बताओ, मैंने कपास की फसल उगाई और उससे मैंने अपने लिए कुछ कपड़े बनवाए, तो उन कपड़ों को कोई ले गया चोर। वही कपड़े तुमने उठाए हैं। क्या तुमने वो कपड़े चुराए थे? अगर ऐसा है तो मुझे वो कपड़े वापस करो। अब वो चोर पूरी तरह से फंस चुका था। मजबूरन उसको हाँ में जवाब देना पड़ा। हाँ, मैंने ही तुम्हारे कपड़े चुराए थे। ये लो तुम्हारे कपड़े। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा शहर आ जाता है और वो बूढ़ा आदमी उसको बेचने की सोचता है। बातें तो चलती रहेंगी। मैं ऐसा करता हूँ, इस सोने के हार को बेच आता हूँ और उन पैसों से हम खाना खाएंगे और वापस मैं अपने गांव चले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप एक हार को बचा कर रखना, क्योंकि उस एक हार से हम शर्त लगाएंगे। ठीक है बेटा। फिर वो बाबा सुनार की दुकान पर चले जाता है। जी जी, आइए सर, आपको क्या खरीदना है और क्या बेचना है? क्या आपको इस सोने के हार को बेचना है? इसकी कीमत आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। जी जी, आपने सही पहचाना। मैंने इस हार को बेचना है और साथ में उस नौकर को भी और उस आदमी को भी, जिसको आप नौकर के तौर पर अपनी दुकान में रख सकते हैं। आप मुझे इसकी कीमत बता दीजिए। अरे सर, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मुझे अपनी दुकान के लिए एक नौकर ही की ज़रूरत थी। बताइए आप इसके कितने पैसे लेंगे? और वो राज़ी तो है ना? आप इसकी फ़िक्र मत कीजिए, वो राज़ी है। आप इन दोनों के मुझे 2 लाख रुपए दे दें, मैं आपको उससे बात करवा देता हूँ। अरे मीठे, इसको बेच दो ना, फिर मत कहना मुझे। जी साहिब, इसको बेच दे। इसकी कीमत 2 लाख रुपए लगाना। मुझे अपनी बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। जी, आपने अपने कानों से सुन लिया है। अब जल्दी कीजिए और मुझे मेरे 2 लाख रुपए दे दीजिए और मुझे काम से जाना है।
जी मैंने अपने कानों से सुन लिया है और अब मेरी तसल्ली हो चुकी है। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए और उसको मैं ले लेता हूँ बाहर से जाकर। इस तरह वो बूढ़ा आदमी उस चोर को बेच देता है।